हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग के अर्थ क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम उनको कैसे आसानी के साथ पहचान कर उनको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, लिखा गया है कि वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के पूर्व में, प्रारंभ में या आदि में, पूर्व, प्रारंभ और आदि का मतलब एक ही होता है कि पहले लग करके उन शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। फिर से सुन लीजिए, वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के पूर्व में लग करके उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उनको बोला जाता है उपसर्ग। जैसे मैं अगर उदाहरण लूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हार, यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, हार का मतलब होता है हार जाना। अगर मैं यहीं पे लिख दूं प्रहार, ठीक है, प्र जोड़ दूं तो ये हो जाएगा प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट करना। आ रही बात समझ में? तो अब देखिए, हार से कैसे हो गया प्रहार। अगर यहीं पे मैं जोड़ दूं बी तो हो जाएगा बिहार। बिहार का मतलब होता है घूमना। आ रही बात समझ में? तो देखिए, हार जो मूल शब्द है उसमें हम लोगों ने उसके पहले ए प्र उपसर्ग लगा करके उसका अर्थ परिवर्तित कर दिया, प्रहार हो गया। और इसी हार में हम लोग वी शब्द लगा करके, बी उपसर्ग लगा करके इसको कर दिए बिहार, तो इसका अर्थ हो गया घूमना। तो इसी को बोला जाता है उपसर्ग। और उपसर्ग से शब्दों को कैसे बनाया जाता है तो आपने देख लिया कि हार में, ठीक है, प्र जोड़ दिया तो प्रहार हो गया, हार में वी जोड़ दिया तो बिहार हो गया। तो ये जो प्र और वी है ये क्या हो जाएंगे, हमारे उपसर्ग हो जा रहे हैं, जो उपसर्ग के पहले लग करके उनके अर्थ को क्या कर दे रहे हैं, परिवर्तित कर दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, यहीं पे लिख देगा आपका अत्याचार और आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं कि ये हो जाएगा अति धन आचार, अति धन आचार। और कभी कभी आप लोगों से पूछ लेगा कि अत्याचार में मूल शब्द कौन सा है। मूल शब्द कहने का मतलब कि वह शब्द जिसके पहले कोई शब्द लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित किया है, लेकिन जो पहला शब्द था हमारा, जो मूल शब्द था, वो क्या है। तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, आपका आचार हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता है कि प्र उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो प्र अर्थ, ठीक है, प्र उपसर्ग का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक या आगे। आ रही बात समझ में? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आते ही आते हैं। और दोस्तों, कभी कभी आपका पूछ देता है कि दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। क्या हो गया, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें दोस्तों 3 उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। एक तो दुर प्लस बी प्लस औ, इसमें 3 उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। और इसका मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द है आपका हार। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग के भेद कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संस्कृत उपसर्ग, एक होता है हिंदी उपसर्ग और एक होता है अरबी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग और अरबी उपसर्ग। अरबी उपसर्ग को ही हम लोग विदेशी उपसर्ग भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि संस्कृत उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत उपसर्ग होते हैं हमारे 22 प्रकार के और आपके हिंदी उपसर्ग होते हैं 10 प्रकार के। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ देता है कि हिंदी उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे, 22 प्रकार के संस्कृत उपसर्ग और 10 प्रकार के आपके हिंदी उपसर्ग। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपके संस्कृत उपसर्ग 22 प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं और उनके अर्थ क्या क्या होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि हिंदी उपसर्ग कौन कौन से हैं और उनके अर्थ कौन कौन से हैं। दोस्तों, आप लोग इसका स्नैपशॉट भी ले लीजिए और इसका स्नैपशॉट ले लेने से आप लोग क्या कर लेंगे
कि अपना नोट्स बना सकते हैं और उसको कभी भी आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग कभी भी रिवाइज करके जा सकते हैं। इस जानकारी से आपके सारे उपसर्ग क्या हो जाएंगे, काफ़ी ईजिली समाप्त हो जाएंगे और आप लोग काफ़ी आसानी से उसको याद कर सकते हो। चलिए, तो संस्कृत उपसर्ग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है अति, दूसरा होता है अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, अप, दूर, दुस, नि, निर, निह, अधिक, समीप, पीछे, समान, है ना। इसका अर्थ होता है क्या? अति का अर्थ होता है अधिक, अधि का अर्थ होता है समीप, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान, अप का अर्थ होता है अभाव, अभि का अर्थ होता है और या पास, अव का अर्थ होता है पतन या दूर, आ का अर्थ होता है तक या समेत, उत और उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, उप का अर्थ होता है निकट, दूर का अर्थ होता है बुरा या दुष्ट, है ना। दुष्ट का अर्थ होता है कठिन, नी का अर्थ होता है नीचे, निर का अर्थ होता है सहित, निह का अर्थ होता है बाहर। उसी प्रकार से ये भी उपसर्ग हैं आपके। निर का अर्थ होता है रहित, है ना। आपके परा का अर्थ होता है पीछे, उस परी का अर्थ होता है आसपास, और प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। तो ये आपके संस्कृत उपसर्ग हैं और ये उनके क्या हैं, अर्थ हैं, आप लोग लिख सकते हो। अब बात करते हैं हिंदी उपसर्ग कौन कौन से हैं और उनके अर्थ क्या क्या होते हैं। तो हिंदी उपसर्ग 10 प्रकार के होते हैं। कौन? अ, अन, अध, उन, दु, दुर, दुस, कु, क, बिन, भर और सु और स। तो इसके अर्थ कौन कौन से थे? अ का मतलब होता है निषेध, अन का मतलब होता है रोकना, अध का मतलब होता है अपूर्ण या आधा, उन का मतलब होता है एक या कम, दु का मतलब होता है बुरा या हीन, दुर और दुस का मतलब बुरा और हीन, कु का मतलब होता है हीनता, क का मतलब होता है बुराई, बिन का मतलब होता है नहीं, बिन का मतलब नहीं, भर का मतलब होता है पूरा या ठीक, सु का मतलब होता है श्रेष्ठ और स का मतलब होता है सात। आ रही बात समझ में? अब हम लोग इन उपसर्गों का प्रयोग करके और मूल शब्द के पहले लगा करके देखेंगे कि उनके अर्थ में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी आप लोगों को और काफ़ी आसानी के साथ समझ में भी आ रहा होगा कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग के अर्थ क्या होते हैं और उनका अब हम लोग प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं कि उपसर्ग के शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अति की। अगर मैं कहीं लिख दूं अत्यधिक, क्या लिख दूं? अत्यधिक लिख दूं और मैं पूछूं इसमें से कि इसमें मूल शब्द क्या है और इसमें जो है उपसर्ग क्या है, तो आप लोग बता देंगे कि अति, धन, अधिक। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो उपसर्ग बनाए जाते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं, या तो वो आपके संधि युक्त हो सकते हैं या तो संधि रहित हो सकते हैं। तो ये शब्द किस प्रकार का है? ये आपका संधि युक्त शब्द है, जिसमें एक संधि को आधार बनाकर संधि के हिसाब से इसको क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अगर मैं लिख दूं यहीं पे अति शीघ्र लिख दूं तो क्या हो जाएगा इसका? अति, धन, शीघ्र, अति, धन, शीघ्र। और संधि का प्रयोग हम लोग कब करेंगे या फिर संधि का प्रयोग कब नहीं करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों का मतलब बस ये होना चाहिए कि हमको सिर्फ एक सार्थक मूल शब्द निकालने हैं। ऐसा मूल शब्द हमको निकाल लेना है जिससे क्या हो जाए, हमको उसका अर्थ मिल जाए आसानी के साथ। आ रही बात समझे? बाकी हम लोग कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और अगर हम लोग मूल शब्द निकाल लेंगे तो हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि वहाँ पे कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है और कौन सा उपसर्ग नहीं जुड़ा। अगर आपके उपसर्ग निकालने के बाद अगर पीछे कोई सार्थक शब्द नहीं मिल रहा है या कोई मूल शब्द नहीं मिल रहा है तो हमारा उपसर्ग गलत हो सकता है। हम यह मान लेंगे कि हमने उपसर्ग सही नहीं निकाला है। फिर उसके बाद क्या बात करें? यहाँ पे बात करें अनुभव, ठीक है। अनुभव की बात करें तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा? भव, ये हो जाएगा मूल शब्द, और इसमें आपका अनु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। फिर उसी के बाद कर लें अनुरूप। अनुरूप में मूल शब्द क्या हो जाएगा? रूप, और इसमें क्या हो जाएगा? अनु। और आप लोग जानते हो कि अनु एक उपसर्ग होता है जो संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आता है, और अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे या समान। आ रही बात समझ में? अब देखिए यहीं पे अगर मैं परिवार लिख दूं,
ठीक है, परिवार। तो परिवार में क्या हो जाएगा, अगर मैं वार को अलग कर दूं, परि को अलग कर दूं, तो यहाँ से तो मूल शब्द हमको मिल गया वार, और इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है परि। अब देखिए वार का मतलब होता है, ठीक है, संहार करना, ठीक है, और यहाँ पे परि जुड़ करके इसके अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है, मतलब एक फैमिली, है ना, परिवार। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें, जैसा एग्जाम्पल लिया ही था हार, हार में यूज़ कर लिया था प्रहार, तो ये क्या हो जाएगा था, हार तो एक अलग शब्द है और यहाँ से प्र, तो प्र आपका क्या हो जाता है उपसर्ग, और उपसर्ग, और इस प्र का मतलब क्या होता है, अधिक या आगे। आई बात समझ में। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसी और एग्जाम्पल की, है ना, जैसे दुस, यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, कर्म लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं दुस, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दुष्कर्म, दुष्कर्म हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ हम लोग कर्म कर रहे थे और यहाँ पे दुष् लगा देने से ये क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया। आ रही बात समझ में। और दुष् का मतलब ही होता है कठिन, ठीक है, तो इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, वो है कर्म, और इसमें उपसर्ग क्या है, दुष्, और दोनों लगकर क्या बन गए हैं, दुष्कर्म। और पहले जो शब्द था, मूल शब्द था, वो था कर्म, और कर्म के अर्थ को क्या कर दिया, यहाँ पे परिवर्तित कर दिया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे अपमान, क्या लिख दूँ, अपमान, तो अगर मैं इसको अलग कर दूं तो यहाँ से हमको मान एक मूल शब्द मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, अपमान। तो मान का मतलब होता है सम्मान से, इज्जत से। अगर मैं उसी को अगर अप जोड़ दूं, यहाँ पे एक उपसर्ग जोड़ दूं अप, तो ये हो जाएगा अपमान करना, मतलब बेइज्जती करना, ठीक है। तो उसके अर्थ में क्या कर दे रहा है, परिवर्तन कर दे रहा है। इसी प्रकार से आप लोग इनके शब्दों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनके, ठीक है, उपसर्ग को लगा करके शब्दों के आगे उनके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर उनके अर्थ का परिवर्तन हो सकता है। और यदि उन शब्दों को दिया है, अगर पूछ ले कि मूल शब्द क्या है, तो वहाँ से आप मूल शब्दों को भी निकाल सकते हैं। अब कुछ हम लोग हिंदी उपसर्ग लेते हैं और इनसे, ठीक है, प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं, या फिर शब्दों को बनाना शुरू करते हैं। अगर मैं लिख दूँ, ठीक है, भाव, ठीक है, भाव लिख दूं और इसी के आगे मैं यूज़ कर दूं अ, तो ये क्या हो जाएगा, अभाव। आ रही बात समझ में। तो अ का प्रयोग करके हमने क्या कर दिया, अभाव बना दिया। उसी प्रकार से क्या हो सकता है, अन का, अगर यहाँ पे लिख दूं मैं मोल, ठीक है, अगर मोल के अर्थ में परिवर्तन करना है तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूंगा, अन, तो क्या हो जाएगा, अनमोल हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या कर दूं मैं, ठीक है, मन कर दूं, ठीक है, मन के आगे अगर अन जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, अनमन हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या कर दूं, ठीक है, यहाँ पे जान है, जान के आगे मैं अगर अन लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अभी तो मैं जानता था, अभी अन लग जाने से क्या हो गया, अनजान हो गया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हिंदी उपसर्गों का प्रयोग करके भी हम उनके अर्थ को परिवर्तित कर सकते हैं किसी मूल शब्द के आगे लगाकर। इसी प्रकार से अगर कर्म लिखें यहाँ पे, ठीक है, कर्म लिख दूं और कर्म के आगे अगर कु लगा दूं तो ये हो जाएगा कुकर्म। पहले तो कर्म कर रहा था, अभी ये कु लग जाने से क्या हो गया, ये कुकर्म हो गया। अब इसमें मैं पूछ दूं कि इसमें मूल शब्द कौन है, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, कु, और मैं पूछ दूं उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा कर्म, और उपसर्ग क्या हो जाएगा, कु, ठीक है। फिर मैं बात कर लूं युक्त की, या फिर योग्य की बात कर लूं। अगर मैं योग्य तो है, और स लगा दूंगा तो साथ, या फिर सु लगा दूंगा तो श्रेष्ठ, तो क्या हो जाएगा, सुयोग्य। उस शब्द का और मान बढ़ गया, वो क्या हो गया, सुयोग्य हो गया, मतलब श्रेष्ठ हो गया, योग्यों में श्रेष्ठ, सुयोग्य हो गया वो। फिर उसी प्रकार से मैं और किसकी बात कर दूं, यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, मरा, वो तो मरा दिखा रहा है, अगर मैं यहीं पे अध कर दूंगा ये क्या हो जाएगा, अधमरा, और अध का मतलब ही होता है अपूर्ण या आधा। तो अभी मैं इसको देख करके, मूल शब्द को देख करके मैं पा रहा हूँ कि वो मरा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे अध लगा दिया तो क्या हो गया, वो अधमरा है। अभी आ रही बात समझो, तो उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ, जरूर हुआ। चलिए अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, अब एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। किसका,
जैसे ब्याह लिख दें, ब्याह लिख दिया, अगर ब्याह के आगे मैं अगर बिन लिख दूं तो ये ब्याह और ये बिन लग जाने से क्या हो गया, बिन ब्याह हो गया। ठीक है, बिन ब्याह हो गया, बिन ब्याह नहीं बिन ब्याहा। ठीक है, यहाँ पे हो रहेगा ब्याहा और बिन लगा देने से क्या हो जाएगा, बिन ब्याहा। ब्याहा का मतलब कि वो विवाहित है और बिन लग देने से वो अविवाहित हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या यहाँ पे मैं लिखूँ अगर देखा, तो मैं तो किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो देखा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिन तो ये क्या हो जाएगा, बिन देखा। ठीक है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है, तो बिन को लगा करके उसके अर्थ में भी परिवर्तन किया जा सकता है और बिन का अर्थ होता है नहीं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर दें, अगर मैं लिख दूँ पूर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ भर, तो ये क्या हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। और पूर एक सार्थक शब्द है और यहाँ पे अगर मूल शब्द पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, पूर, और पूर के आगे अगर भर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, भरपूर। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात कर लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, पात्र। ठीक है, पात्र के आगे अगर हम लोग सु लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, सुपात्र। आ रही बात समझ में, ये पात्र था और पात्र के आगे सु लगा देने से क्या हो गया, वो सुपात्र हो गया। मतलब वो पात्रों में क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया, वो हो गया सुपात्र। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज जो पढ़ा आप लोगों ने उपसर्ग, कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के भेद कौन कौन से होते हैं, उन है ना, संस्कृत उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं और इनके अर्थ कौन कौन से हैं, अर्थ क्या क्या होते हैं, और हिंदी उपसर्ग कौन कौन से हैं, इनके अर्थ क्या क्या होते हैं, और इनका शब्दों में प्रयोग कैसे किया जाता है कि उनका अर्थ परिवर्तित हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने डिटेल्ड में समझा। मुझे उम्मीद है कि उपसर्ग का टॉपिक आपका पूरी तरह से कंफर्म हो गया होगा, पूरी तरह से याद हो गया होगा, रट गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है ना, इस टॉपिक से लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस डाउट को, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आप लोग, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही हो, ये लेक्चर समझ में आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो इस चैनल पे नए हैं, वो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे प्रत्यय के बारे में, और प्रत्यय को भी काफ़ी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, इक प्रत्यय क्या होता है, य प्रत्यय क्या होता है, अप्रत्यय क्या होता है, और उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको आसानी से पहचान सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।